मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ आई विल बी स्टार्टिंग अप विथ डीबीएमएस। और आज हम लोग जो है यूनिट 7 में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन विच इज अ वेरी गुड टेक्निक थ्रू विच इन डेटाबेस वी कैन हैंडल अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और उसमें जो है जितने भी सिक्योरिटीज वगैरह एनेबल्ड होते हैं वो सब नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो है काफी कुछ मैनेज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट नॉर्मलाइजेशन। हम लोग अभी तक फंक्शनल डिपेंडेंसी कर चुके हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसीज के रूल्स में भी हम लोगों ने देखा है कि किस किस तरीके से कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसके तहत हम लोगों का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सही से वर्क करता है। तो इन्हीं फंक्शनल डिपेंडेंसी पे आधारित है हमारा नॉर्मलाइजेशन और इसी नॉर्मलाइजेशन को आज हम लोग करने वाले हैं। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। और आप लोगों को शेयर हो गया होगा स्क्रीन। आप देखिएगा कि यहाँ तक हम लोगों ने रूल्स को खत्म कर लिया था और नॉर्मलाइजेशन में हम लोग चलेंगे। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या है सो आज जानेंगे हम लोग। कॉर्ड प्रपोज्ड। कॉर्ड जो है वो एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या कहेंगे आप, इनको रिसर्चर कहेंगे। कॉर्ड इज अ रिसर्चर। ही प्रपोज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन 1972। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे प्रपोज होता है, कैसे यूज में आता है, वो जो है इन्होंने 1972 में 1972 में दिया था। Which takes a relational schema through a series of tests। तो इसमें जो है एक रिलेशनल स्कीमा मिलता है जो कि सीरीज ऑफ टेस्ट हमें देता है। रिलेशनल स्कीमा थ्रू अ सीरीज ऑफ टेस्ट to certify whether or not it belongs to a certain normal form। अब ये 1972 में उन्होंने रिलेशनल स्कीमा दिया, उसके तहत तो उन्होंने सीरीज ऑफ टेस्ट किए जो कि सर्टिफाई करता है कि हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म है उस नॉर्मल फॉर्म के में हम लोग का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो बिलोंग करता है या नहीं करता है, या कोई रिलेशन है वो रिलेशनल स्कीमा जो है किसी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आता है या नहीं आता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर उन्होंने दिया है। अब ये क्या है, रिलेशन डिजाइंड। अब यहाँ पे देखिए, रिलेशन डिजाइंड बाय एनालिसिस इज द प्रोसेस दैट प्रोसीड इन अ टॉप डाउन फैशन। अब देखिएगा कि जो भी हम लोगों के पास रिलेशंस हैं, रिलेशंस कहने का मतलब हमारे पास रिलेशनल स्कीमाज हैं। रिलेशनल स्कीमाज वैसे स्कीमाज को कहते हैं जो कि एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस के एट्रीब्यूट के साथ रिलेशंस बनाता है ना। एक एट्रीब्यूट एक टेबल का दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन अगर बनाता है तो उसे हम रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रूल्स। और वो रूल्स फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे आधारित होती है जो कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशनल स्कीमा है, जो रिलेशनल जो हम लोगों का एनालिसिस है, उस चीज को हम लोग जो प्रोसीड कर रहे हैं उस चीज को अगर हम लोग पढ़ें तो ये देखा गया कि जब टॉप डाउन अप्रोच होता है तो हम लोग जो टॉप डाउन अप्रोच, अब टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच ऐसे अप्रोच को कहते हैं जैसे कि मैंने आपको SAMIS में भी बताया है, सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी बताया है आपको कि जो टॉप डाउन अप्रोच होते हैं वो उन अप्रोच को कहा जाता है जिसमें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो डेटाबेस है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करता है। जैसे पहले हम लोग डेटाबेस बनाने के पहले वी डू एनालाइज एवरीथिंग। हम लोग सब चीज को फिजिबिलिटी स्टडी कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से डेटाबेस बनेगा और उस डेटाबेस में किस तरीके से हम लोग अपने डेटा को रखेंगे। फिर उसकी डिजाइनिंग प्रोसेस कैसी होगी, उसका जो डिजाइनिंग प्रोसेस है उसका प्रोग्रामिंग कैसा बनेगा, मतलब उसका डेवलपमेंट कैसा बनेगा, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। मतलब जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड काम हैं वो सब हम लोग रिलेशंस के द्वारा जो है हम लोग देख पाते हैं कि किस तरीके से रिलेशंस काम कर रहा है, क्या जो रिलेशन बनाया गया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसको कि हम लोग टॉप डाउन फैशन कहते हैं, है ना।
by evaluating each relation against the criteria for normal form। तो अब ये जो है जितने भी हम लोग टॉप डाउन फैशन में चलते हैं वो सारे टॉप डाउन को इवेल्युएट किया जाता है और वो ये चेक किया जाता है कि जो टॉप डाउन रिलेशंस दिया गया है जिस क्राइटेरिया के तहत दिया गया है क्या उसमें नॉर्मल फॉर्म फिट होता है या नहीं होता है। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म के डिकम्पोजिशंस या रिलेशंस को जो है हम लोग इसमें समझेंगे कि ये क्या है। तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो ऐसे कई सारे नॉर्मल फॉर्म्स हैं, करीबन 5 नॉर्मल फॉर्म है जिसको कि 5th नॉर्मल फॉर्म तक जाता है। जो पहला 3 नॉर्मल फॉर्म है वही आपका बेसिक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। द फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसीज जिसमें रहेगा और किस तरीके से डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शनैलिटी है उस पे आधारित है। फर्स्ट 3 नॉर्मल है ना, पहला नॉर्मल फॉर्म, दूसरा नॉर्मल फॉर्म और तीसरा नॉर्मल। Among the attributes of a relation, the 4th and 5th normal form are based on the concept of multi-valued dependencies। जो 4th और 5th नॉर्मल फॉर्म है वो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज पे है। मल्टी वैल्यूड मतलब एक ही एट्रीब्यूट के कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मल्टी वैल्यूड क्या होता है ना। सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, ये जो है हम लोग ऑलरेडी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। तो वहां से अगर एक बार आपको नहीं भी पता चल रहा है तो लास्ट के जो कुछ वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने मल्टी वैल्यूड वगैरह जो एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से मल्टी वैल्यूड काम करता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो जो 4th और 5th नॉर्मल फॉर्म का यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। द 4th एंड 5th नॉर्मल फॉर्म are based on the concept of multi-value dependencies and joint dependencies। तो हम लोगों ने join operation भी पढ़ा था, multi-value dependencies भी पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब जो multi-value dependency है और जो joint dependencies है उसके according जो forms बने हुए हैं, normal forms बने हुए हैं, वो है 4th and 5th। The normalization of data can be looked on as a process during which unsatisfactory relation schema are decomposed। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन किसी भी डेटा का अगर नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो इट कैन बी लुक्ड ऑन एज अ प्रोसेस, मतलब ये एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है ड्यूरिंग विच अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशन, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशन होते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशन कहने का मतलब ऐसे रिलेशन जो कि स्कीमा के तहत में डिकम्पोज किए जाते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशन स्कीमास आर डिकम्पोज्ड by breaking up their attributes, decomposed by breaking up their attributes। तो उसमें क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट्स को हम लोग इस तरीके से डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं कि उसका जो एट्रीब्यूट्स है वो अलग अलग हो जाए, है ना। तो ब्रेकिंग अप देयर एट्रीब्यूट्स इनटू स्मॉलर रिलेशन स्कीमास दैट प्रोसेस डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्कीमास है, जो नॉर्मल आपका जो फॉर्म्स है उस फॉर्म के बारे में बातें हो रही है। तो नॉर्मल फॉर्म जो होते हैं, जो सबसे पहले जो नॉर्मल फॉर्म आपका दिखता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज है उसका मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी। तो आप लोग जानते हैं कि रिडंडेंसी का मतलब होता है ड्यूप्लीकेसी। जब तक हम लोग ड्यूप्लीकेसी को पूरा खत्म नहीं कर देंगे या कम नहीं कर देंगे तब तक जो है हम लोग नॉर्मल फॉर्म में नहीं जा सकते हैं। मिनिमाइजिंग द इंजर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज। तो अगर हम लोग ऐसा कर दें कि कम से कम इंजर्शन, डिलीशन और अपडेट हो डेटाबेस में, या डेटाबेस में जितना भी अपडेशन हो रहा है उसको थोड़ा जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म्स के टेंडेंसीज बढ़ेगी।
The process of normalization through decomposition must also confirm the existence of additional properties that the relational schema should possess. कहने का मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो कि डिकम्पोजिशन के थ्रू हमें मिलता है, वो ये कंफर्म करना चाहिए कि आपका जो प्रॉपर्टीज है, जो आपके डेटाबेस की प्रॉपर्टीज है, या आपके टेबल की प्रॉपर्टीज है, या आपके एट्रीब्यूट के जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एडिशनल प्रॉपर्टीज दैट द रिलेशनल स्कीमा शुड पॉसेस। मतलब जो रिलेशंस वो डेवलप कर रहा है किसी और एट्रीब्यूट के साथ, तो उसमें जो भी आपका रिलेशन डेवलप हुआ है, वो सारे रिलेशंस जो हैं उसके प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। उसका कुछ अपना जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ऑथेंटिक रिलेशंस होने चाहिए। और रिलेशंस कहने का मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का जो रिलेशंस हम लोग पढ़े हैं उन्हीं पे आधारित होता है, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे ही आधारित ये नॉर्मलाइजेशन है। और ये नॉर्मलाइजेशन जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के हमने रूल्स पढ़े हैं वो सारे इसमें इम्प्लाई हो जाएंगे, मतलब इम्प्लीकेटिव हम लोग कर सकते हैं। There are two properties of normalization. सबसे पहला जो है, दो प्रॉपर्टी है नॉर्मलाइजेशन का। The lossless join, लॉसलेस ज्वाइन होता है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको बाद में क्या होता है। The lossless join or non-additive join property which guarantees that the spurious tuple problem does not occur. अब यहाँ पर देखिएगा कि लॉसलेस ज्वाइन और नॉन एडिक्टिव ज्वाइन प्रॉपर्टी क्या है। लॉसलेस ज्वाइन ऐसे ज्वाइन को कहते हैं जहां पर कि आपका एक टेबल का एक प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूं, एक टेबल में से कोई एक एट्रीब्यूट, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कराया जाता है दूसरे टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट के प्रॉपर्टीज के साथ, और उसके बाद ज्वाइन रिलेशंस दिखाया जाता है, जो कि पहले भी हम लोगों ने ज्वाइन ऑपरेशन में देखा है ना। अब उस ज्वाइन ऑपरेशन के अनुसार अगर हम लोग कोई अगर प्रॉपर्टीज नहीं मैच करता है और ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टीज गलत है, तो वो टपल नहीं हो सकता, वो टपल एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जो है उस समय में ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं। फिर से पढ़िए, द लॉसलेस ज्वाइन और नॉन एडिक्टिव ज्वाइन, ध्यान रखिएगा, द लॉसलेस ज्वाइन और नॉन एडिक्टिव ज्वाइन प्रॉपर्टी विच गारंटीज दैट द स्पूरियस टपल प्रॉब्लम डज नॉट अकर। यहाँ पर कोई गलत टपल जो है वो नहीं होना चाहिए, उससे मैच ना हो, ठीक है। द डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम लोगों को बचा के काम करना है। मतलब अगर फंक्शनली कोई डिपेंडेंट है, एक्स और वाई अगर फंक्शनल है, वाई इज अ फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन एक्स अगर है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि एक्स की जो प्रॉपर्टी है और जो वाई की प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं मैच करती है। उस चीज को हमें गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम लोग नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। Which ensures that all functional dependencies are represented in some or individual resulting relations. तो इसके चलते जो है क्या होता है कि हम लोग इंश्योर कर पाते हैं कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हमें मिले हैं that can be represented in some of individual resulting relations. किसी एक पर्टिकुलर का जो रिलेशन है उस पर वो आधारित है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको पहले बताया नॉर्मलाइजेशन क्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन क्या है, फिर मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए, फिर मैंने आपको ये बताया कि जो रिलेशनल स्कीमा है उसका कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होता है, वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताए,
कि लॉसलेस ज्वाइन होना चाहिए, और डिपेंडेंसी जो है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है, उसको हम लोगों को प्रिजर्व करना है, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा सुरक्षित रखना है। अब इसके बाद आइए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलेंगे। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या? It states that the domain of attribute must include only atomic simple individual values. अब यहाँ पर आपका आएगा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंपल होते हैं, एटॉमिक होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं वो एटॉमिक एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं जो कि सिंपल और इंडिविजुअल होते हैं। तो एटॉमिक एट्रीब्यूट्स की बात यहाँ पे हो रही है। इट स्टेट्स दैट डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स मस्ट इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यूज, जिसका कि एक ही सिंगल वैल्यू हो किसी एट्रीब्यूट का, एंड दैट द वैल्यू ऑफ एनी एट्रीब्यूट इन अ टपल मस्ट बी सिंगल वैल्यू फ्रॉम डोमेन्स ऑफ दैट एट्रीब्यूट। तो जो भी एट्रीब्यूट्स होगा उसका एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे होगा। हाउएवर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउज, तो ये जो है कुछ ऐसे फर्स्ट नॉर्मल जो है नॉर्मल फॉर्म में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अलाउ नहीं किए जाते हैं। वो क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउज हैविंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज वो अलाउ नहीं करते हैं। कैसे? अ टपल ऑफ वैल्यूज, एक टपल एक रो का जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, a tuple of values are a combination of both as attribute value for a single tuple। मतलब ऐसे वैल्यूज जो कि कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को मिला करके किसी एट्रीब्यूट का वैल्यू देते हैं, तो उस टाइप को के वैल्यूज को हमें इग्नोर करना है, वो हमें नहीं चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए। इन अदर वर्ड्स उसी को दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF डिसअलाउज रिलेशंस विद इन रिलेशंस, मतलब एक रिलेशंस के अंदर कोई दूसरे रिलेशंस हो तो उसको अलाउ नहीं करता है। डायरेक्टली एक एट्रीब्यूट का एक ही वैल्यू होना चाहिए, तभी आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और रिलेशन एज एट्रीब्यूट्स ऑफ टपल्स। The first NF also disallows composite attribute। कंपोजिट एट्रीब्यूट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जिसको बोलते हैं, वो सबको भी फर्स्ट एनएफ अलाउ नहीं करता है। तो वो तो पहले ही से पता है, अगर एट्रीब्यूट्स हैं और उसका सिंगल वैल्यू है तो ऑब्वियसली कंपोजिट या मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग, एट्रीब्यूट के वैल्यूज को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, है ना। देयर these are called nested relation because each tuple can have relation within it। अब ये कहता है कि these are called nested relations। These are called nested relations because each tuple can have relation within it, है ना। तो यहाँ पे जो है these are called nested relations। nested relations किसको कहते हैं? ऐसे relations जो कि ऐसे रिलेशंस जो कि रिलेशन के अंदर रिलेशन, उसको नेस्टेड रिलेशन कहते हैं। These are called nested relations, जिसमें कि एक वैल्यू हो, उस वैल्यू के अंदर भी डिफरेंट वैल्यूज हो। तो these are called nested relations because each tuple can have relation within it। एक टपल के अंदर दूसरे टपल हो सकते हैं या दूसरा रिलेशन हो सकता है, तो इसको हमें इग्नोर करना है ना, डिसअलाउ करता है। एग्जाम्पल देखिए, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है, SSN नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, और वो एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नंबर पे से एसोसिएटेड है और उसके घंटे पर से एसोसिएटेड है। मतलब जो प्रोजेक्ट है उसका P नंबर होगा, P नंबर 5 रख लीजिए, P नंबर 2 रख लीजिए, और आवर्स कितना लगता है, 30 आवर्स, 20 आवर्स, 250 आवर्स, इट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट साइज। ये आपका एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट का डिटेल्स है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आएगा। यहाँ पर और देख लीजिए क्या है, each tuple in an employee project relation represents an employee entity and a relation projects P numbers hours। जो मैंने आपको कहा था वही मैंने लिखा हुआ है।
The schema of employee project relation can be represented as follows. जो schema है वो क्या होगा? एम्प्लॉय प्रोजेक्ट जिसके अंदर एसएसएन होगा, ई नेम होगा, फिर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर पी नंबर होगा, आवर्स होगा। तो यहाँ पर द सेट बिटवीन जो आपका कर्ली ब्रैकेट्स है, आइडेंटिफाई दैट द एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट एज मल्टी वैल्यू। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसका मल्टी वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर ही एसएसएन और ई नेम है और प्रोजेक्ट के अंदर ही पी नंबर और आवर्स है। Identify that attributes projects as multi-valued and we list the component attribute that the projects between। तो ये जो projects है within जो parenthesis हम लोग देते हैं ये हम लोग अकाउंट कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन जो एसएसएन और ई नंबर है उसको नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि रिलेशन के अंदर रिलेशन हो जाएगा। SSN is the primary key। SSN क्या है? वो प्राइमरी की है क्योंकि वो सीरियल नंबर के अनुसार है। SSN is the primary key of the employee project relation and P number is the partial primary key। याद रखिएगा ये P नंबर जो है पार्शियल प्राइमरी की है, लेकिन मेन प्राइमरी की किस पे लगा हुआ है? SSN पे लगा हुआ है। The partial primary key of each nested relation। जो भी नेस्टेड रिलेशन है उसके अंदर ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है। From 1NF we remove the nested relation। हम लोग जो फर्स्ट NF में है उसमें नेस्टेड रिलेशन के अंदर रिलेशन जो होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। Attributes into a new relation and propagate the primary key into it। और उसमें जो प्राइमरी की है उसको हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। जैसे SSN हुआ, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1 SSN, इसका जो आपका प्राइमरी की है उसको हम लोग आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि वही एक यूनिकली डिफाइंड होता है। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 2 इसमें क्या है? एसएसएन भी है, पी नंबर है और आवर्स है। तो एसएसएन के साथ हम लोगों ने एसोसिएट किया एम्प्लॉय नेम को, फिर एसएसएन के साथ हम लोगों ने एसोसिएट किया पी नंबर और आवर्स को। क्यों किया? क्योंकि जो एसएसएन है वो यूनिकली डिफाइंड है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म खत्म हो जाता है। तो हम लोग जो है आज जो हम लोगों ने किया है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कल हम लोग सेकंड नॉर्मल फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को पढ़ लीजिए, उसके रूल्स को पढ़ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन की क्या क्या कहाँ पे ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अलाउ करता है, कहाँ डिस अलाउ करता है, ये पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे करके आप लोग जो है इसको समझ पाएंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज है जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म खत्म हो जाता है ना। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। तो प्लीज टेक इट डाउन and have fun, enjoy study. Thank you, bye bye, have a fun.